सब यात्रा निकालेगा, लेकिन 4 जून की शाम उन्होंने घोषणा बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि संसद की सुरक्षा में सेंध की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बड़ी जीत का बड़ा इनाम, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे मोदी 3.0 सरकार में, गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे संगठन। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गहलोत सरकार में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी चुने गए एनडीए के नेता बैठक से पहले संविधान को माथे से लगाए, 9 जून को प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए जय हिंद जय भारत। तो करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। मुझे लगा कि विपक्ष ईवीएम की सब यात्रा निकालेगा, लेकिन 4 जून की शाम उन्होंने घोषणा बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बारे में संदेह जताने के लिए विपक्ष पर हमला किया और कहा कि वो चाहते हैं कि लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करना बंद कर दे। समाचार वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने नए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष के लोगों ने यह सुनिश्चित किया था कि लोग भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करना बंद कर दे। उन्होंने लगातार ईवीएम का दुरुपयोग किया। मुझे लगा था कि वे ईवीएम की सब यात्रा निकालेंगे, लेकिन 4 जून की शाम तक ईवीएम को उन्होंने घोषणा बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, इसकी निष्पक्षता है। मुझे उम्मीद है कि 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। 2029 में शायद वे फिर ईवीएम का राग अलापेंगे। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईवीएम में पारदर्शिता के बारे में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करने के लिए विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के काम में बहुत हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर केवल एक ही पार्टी थी जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। उन्हें चुनावी प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया। आप ऐसा मानते हैं कि विपक्ष लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बंद कराना चाहती है? तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद की सुरक्षा में सेंध की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। जानकारी के अनुसार फर्जी आधार कार्ड के जरिए 3 लोगों ने संसद भवन के भीतर घुसने की कोशिश की। ये तीनों मजदूर थे जो संसद के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। सीआईएसएफ ने बताया कि ये तीनों संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों ही आरोपियों की पहचान मोनी, शोएब और कासिम के रूप में हुई है। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड पाया गया है। इनके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात है कि यह ऐसा पहली बार नहीं है जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। इससे पहले दिसंबर माह में इसी तरह की घटना सामने आई थी। 13 दिसंबर को दर्शन दीर्घा में बैठे दो लोग सदन के भीतर कूद गए थे। इन दोनों ने कैन से पीले रंग का धुआं फैलाया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा चौक चौबंद है तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी जीत का बड़ा इनाम, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे मोदी 3.0 सरकार में, गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे संगठन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। 9 जून को वह नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर शपथ लेते नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से अधिक वोटों से जीते, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिल सकती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार में इसकी घोषणा की थी। उनकी नरेंद्र मोदी सरकार की कोर कमेटी में रहने की संभावना बढ़ गई है। चर्चा है कि अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभालेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। गृह मंत्रालय के दूसरे दावेदार राजनाथ सिंह भी हैं। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगाए जा रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया। राज्य की सत्ता में उलटफेर के बाद शिवराज सिंह चौहान थोड़े मायूस दिखे, मगर उन्होंने जल्द ही खुद को नए रोल के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगा देश का विकास तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ।
गहलोत सरकार में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक की वजह से कई भर्तियां रद्द कर दी गई है, जबकि कई एसआई भर्ती जांच के दायरे में है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को आदेश भेजा है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों की जांच की जाएगी। कार्मिक विभाग के अनुसार पिछले 5 साल में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी ली गई। विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी जांच करेगी कि नौकरी वाला व्यक्ति खुद परीक्षा देकर नौकरी पाया या किसी डमी कैंडिडेट को बैठाकर नौकरी हासिल की गई। में डमी कैंडिडेट बैठाकर अलग अलग परीक्षाएं पास करने वाले पर एसओजी और पुलिस ने कार्रवाई की है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों का होगा खात्मा, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी चुने गए एनडीए के नेता बैठक से पहले संविधान को माथे से लगाए 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान को अपने माथे से लगाया। इसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से राजग संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद राजग के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संसद भवन की पुरानी इमारत में स्थित संविधान कक्ष में राजग की बैठक की औपचारिक शुरुआत होने के बाद वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सहयोगी दल ने अनुमोदन किया। अनुमोदन के बाद सभी नेताओं ने ध्वनि मत से प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया। इससे पहले इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनने के लिए यहाँ पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एकत्रित एनडीए नेताओं में जोशी ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। एनडीए सांसदों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर भाजपा की तैयारी, पूरी पार्टी ने दिखाया एनडीए की ताकत। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को लगभग 7 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ कई राउंड की मैराथन बैठक की। सरकार के गठन की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। विपक्षी दलों के तमाम दबाव के बीच भाजपा ने शुक्रवार को एनडीए की ताकत दिखाने की भी तैयारी पूरी कर ली। लोकसभा चुनाव में 293 सीटों पर जीत हासिल कर एनडीए को बहुमत के लिए जरूरी 272 सांसदों के आंकड़े से काफी ज्यादा है, लेकिन भाजपा ने इस आंकड़े को भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि कई निर्दलीय सांसदों के अलावा कुछ छोटी पार्टी से भी बातचीत अंतिम दौरे में पहुंच गई है। इस बात पर पूरी संभावना है कि एनडीए नेता 300 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी 7 जून के महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली बुलाया। एनडीए सांसद दल की बैठक के अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी शुक्रवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग से अहम बैठक होने की संभावना भी है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगा देश का विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन का तीसरी बार सरकार बनाने का अभूतपूर्व पल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
आंध्र प्रदेश की जनता को दिया धन्यवाद। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की जीत की बधाई दी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हम सभी मिलकर आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य आने वाले समय में विकास करे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत अब विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा तो वीडियो जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दूसरी बड़ी खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, नई सरकार गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने रहने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रिपरिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा स्वीकार किया और नई सरकार के गठन तक उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा यानी कि 17 लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन और भविष्य के राजनीतिक एजेंडे पर चर्चा भी की। जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। मंगलवार को आए चुनावी नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को फिर से ले रहे शपथ तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जलवा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा। बीजेपी ने सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार भगवा परचम लहराया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जमकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 सीटों पर जीत हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से परचम लहराया। सीएम धामी ने एक बार फिर अपनी कुशल चुनावी राजनीति और चुनाव प्रबंधन क्षमता को साबित कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है तथा देवभूमि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति उत्तराखंड को प्रदान की। अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद से देश की हर जनता को मिलेगा प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ, वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ, चीन ने जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, का संबंधों में करेंगे सुधार, भारत के साथ काम करने का भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुधवार को चीन ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मंगलवार को भारत में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत में के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थिर संबंध दोनों देशों के हित के लिए आवश्यक है। देश में शांति और विकास के लिए यह जरूरी है। माओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के हित को देखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर ट्रैक पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2022 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार को छोड़कर संबंध कमजोर हो गए थे। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता की है। ऐसा मानते हैं कि मोदी 3.0 में भारत रचेगा नया इतिहास, तो वीडियो चलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, तीसरी बार एनडीए सरकार शपथ ग्रहण की आ गई तारीख, 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी, लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो सकता है। नई मंत्रिमंडल में चेहरे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है।
संभव है कि 2-3 दिन में नामों का फाइनल। तीसरा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरा चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले दिल्ली में एनडीए ने बैठक बुलाई जिसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की रूपरेखा पर चर्चा हुई। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू भी दोपहर तक दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस बार नतीजे आने के 4 दिन बाद यानी 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी होने की खबर है। आप ऐसा मानते हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और देश के तीसरी बार सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। ऐसा मानते हैं कि 8 जून को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी और देश के दूसरे ऐसे नेता बनेंगे जो तीसरे प्रधानमंत्री बन रहे? तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। अगली बड़ी खबर की तरफ, ताइवान के आसपास फिर दिखे चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों में बढ़ा तनाव। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंगलवार और बुधवार की सुबह करीब 26 चीनी लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास दिखाई दे। ताइवान मीडिया के अनुसार 26 लड़ाकू विमानों में से 19 चीन और ताइवान की सीमा मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमान के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत को भेजा, साथ ही तटीय इलाकों और अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि ताइवान में लाई चिंग-ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नई सरकार बनने के बाद से चीन का रुख आक्रामक है और के लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आजादी की बात अपने भाषण में कही, जिसने चीन को नाराज कर दिया। हालांकि में चीन की सेना ने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वू क्यान ने कहा था कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दरअसल केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनाने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब अरविंद केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान रखने का निर्देश दिया है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सजा से छूट पाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का बहाना बना रहे तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद एक बार फिर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीत को लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले 200 हासिल की, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। एनडीए ने अभी तक 191 सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस समेत कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा और एनडीए की चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। हमें भारत के लोगों की उत्साह भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के सफल संपन्न होने पर खुशी है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी आम चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं भाजपा एनडीए को उसकी जीत पर बधाई देता हूँ। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, प्रगति और समृद्धि भारतीय लोगों के भरोसे को दिखाता है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर उनके साथ खड़े तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए।
सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जलवा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा। बीजेपी ने सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार भगवा परचम लहराया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जमकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 सीटों पर जीत हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से परचम लहराया।